मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो अपना टॉपिक चल रहा था सागरीय जल या सागरीय लहरें धाराओं के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति, जिसमें सागरीय लहरों के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों में अपनी अपरदनात्मक स्थलाकृतियां हो चुकी हैं। आज अपना उसी का टॉपिक है सागरीय जल द्वारा निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। ठीक है, ये अपना टॉपिक है। इसके बाद अपनी स्थलाकृतियों से संबंधित टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें आपके एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन जो आता है 15 नंबर का, चाहे पवन के द्वारा पूछ लो, अपरदनात्मक निक्षेपणात्मक स्थलाकृति के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए, या सागरीय लहरों के बारे में पूछ लेते हैं, या पवनों से बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से क्या है, हर बार आपके स्थलाकृतियों से संबंधित क्वेश्चन है वो एग्जाम में जरूर आता है और 15 नंबर का क्वेश्चन होता है और अच्छा भी क्वेश्चन है। इसको अगर आप लोग करोगे, इसका जितने भी आपके जो चित्र बनाने हैं, स्थलाकृतियों के रूप बनाने हैं, उसको बनाने के बाद में अगर उसके बारे में लिखते हो तो कॉपी है, देखने में ऐसे लगता है कि बच्चा है पढ़ के आया है। तो इस तरीके से क्या, अगर आपको पूरे मार्क्स लेने हैं तो भी इसके अंदर आपको लगभग 14 कभी कभी आपको 14.5 मार्क्स भी इसमें स्थलाकृतियों के रूप में मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ये आपका इजी टॉपिक भी है स्थलाकृतियों से संबंधित, तो ये लगभग आपको करना चाहिए। तो बात कर लेते हैं निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों की, जिसमें आपकी क्या है, निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों में रोधिका सबसे पहले है। रोधिका निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियां। देखो रोधिका के लिए क्या होता है कि रोधिका क्या होती है। सबसे पहले तो ये समझो कि रोधिका है, उसका नाम है क्यों पड़ा। देखो जैसे ही सागरीय जल के अंदर जब लहरें तेज गति से चलती हैं तो वो क्या करती हैं, सागरीय भाग के तटों को काटती है, जिससे क्या है अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ये तो क्या है आपकी अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के अंदर होता है। जब निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां बनती है सागरीय जल के द्वारा, क्या होता है, जब मलबा जो होता है, अवसाद जो होता है, उसका जब निक्षेप होना शुरू हो जाता है, तब क्या है आपकी सबसे पहली जो आपकी रोधिका है, उसका अगर मैं आपके उसके बारे में बताती हूँ तो रोधिका का मतलब होता है कि जैसे ही जो अवसाद होता है, जो आपका निक्षेपण के द्वारा सागरीय लहरों के द्वारा जब अवसाद क्या हो जाता है, एक जगह जमा हो जाता है, एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, निक्षेप हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, कटक कहा जाता है, या उसको क्या है एक द्वीप के रूप में क्या हो जाता है, वो इकट्ठा हो जाता है और द्वीप के रूप में वो एक स्थलाकृति का निर्माण करता है। तो इस तरीके से क्या है, तट से थोड़ा दूर, यानी कि तट तो जैसे मान लो ये आपका तट है, ठीक है, और इस तट के पास में यहाँ पे आपकी कोई भी अवसाद है वो इस तरीके से जमा हो जाता है और ये जमता इस रूप में है। जैसे ये तट है और तट के समानांतर इसका क्या होता है, जमाव होता है। तो ये क्या है, एक छोटे द्वीप के रूप में क्या होने लग जाता है, आपका द्वीप के रूप में, आपका कटक के रूप में ये दिखाई देने लग जाता है। तट से थोड़ा दूर जब आपका निक्षेप के द्वारा मलबा जमा हो जाता है और क्या होता है, तट के समानांतर जब ये जमा होता चला जाता है तो इसे क्या है आपका रोधिका कहा जाता है। और अपतट रोधिका भी इसका नाम रखा गया है, क्यों, क्योंकि ये तट से क्या है थोड़ा दूर है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, अपतट रोधिका।
अब तट रोधिका के बारे में कुछ बता देती हूँ आपको। सबसे पहले उसकी स्थलाकृति का निर्माण, सबसे पहले एक चित्र बना देते हैं, स्थलाकृति बना देते हैं, उसके बाद में उसके बारे में लिखेंगे। इस तरीके से क्या है आपकी अपतट रोधिका का निर्माण होता है। ये जैसे यहां पे ठीक है। तो ये क्या है आपका तट है, और तट से थोड़ी दूर क्या है एक अवरोधिका का रोधिका का निर्माण होता है। तट से दूर होने की वजह से इसका नाम क्या रखा गया, अपतट रोधिका। और ये जो हुक के समान दिखाई दे रहा है मुड़ा हुआ, ये क्या है आपका, ये स्थलाकृति जो आपके सागर तट से एक तरफ जुड़ी हुई होती है और दूसरी तरफ इसका हिस्सा है वो खुला हुआ होता है। इसे क्या कहा जाता है, स्प्रिट स्थलाकृति कहा जाता है। और इस तरीके से तट से दूर जो होती है, तट के आसपास जब आपका कटक या मलबा जब इकट्ठा हो जाता है और ये कटक या द्वीप के रूप में इकट्ठा होता चला जाता है, तो उसे रोधिका का नाम दिया जाता है। तो इसके बारे में लिख देते हैं, तरंगों तथा धाराओं द्वारा निक्षेपण, तरंगों तथा धाराओं के निक्षेप से निर्मित कटक व बांध का निर्माण रोधिका कहलाता है। ठीक है, किसके रूप में होता है ये, बांध या कटक के रूप में, द्वीप के रूप में। जब रोधिका का निर्माण तट से दूर होता है, जब रोधिका का निर्माण तट से दूर होता है,
कहते हैं। तट से दूर है इसलिए अपतट रोधिका इसे कहते हैं। ठीक है, अब तट और ये क्या होता है, तट के समानांतर पाई जाती है। यह है तट के समानांतर पाई जाती है। इस तरीके से क्या है, आपका रोधिका का जन्म होता है या रोधिका इसे कहा जाता है। अगली स्थलाकृति आती है स्प्रिट। देखो स्प्रिट किसे कहते हैं या स्प्रिट का निर्माण है कैसे होता है। जब सागरीय मलबा का निक्षेप इस तरह होता है कि रोधिका के रूप में जल की ओर निकल जाता है। जल की ओर, जैसे मान लो ये है और ये आगे की ओर निकल गया। जिस तरीके से आपका रोधिका का निर्माण हो रहा है और रोधिका की ओर क्या है, निकलता चला जाता है, तो इस तरीके से किसका निर्माण होता है, स्प्रिट का निर्माण होता है। और इसका एक भाग होता है, शीर्ष भाग स्थल की ओर होता, संलग्न होता है। मतलब एक तो क्या होता है, आपका स्थल भाग की ओर लगा हुआ भाग होता है और दूसरा क्या होता है, सागर की ओर निकला हुआ होता है और खुला होता है। निकला हुआ होता है और खुला होता है, इस तरीके से। ये जैसे मान लो ये आपका क्या है, आगे की ओर। ये तो कहा जाता है कि स्प्रिट का निर्माण है कैसे होता है, आपकी रोधिका के और निकला हुआ हिस्सा, जिसका एक हिस्सा तो क्या है, तट, आपका तट से धरातल से जुड़ा हुआ होता है और दूसरा भाग क्या है, सागर की ओर होता है। लेकिन सागर की ओर जो होता है वो क्या होता है, उसका भाग खुला हुआ होता है। इस तरीके से स्प्रिट का निर्माण है वो होता है। और भारत में अगर बात करते हैं तो भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय भागों में कई जो स्प्रिट है इस तरीके के देखने को मिलते हैं। और ऐसा स्प्रिट जो क्या है, तटों की ओर झुका हो, उसे क्या कहा जाता है, हुक कहा जाता है। यानी कि इस तरीके से अगर जुड़ जाता है, या आपका देखो वापस, जैसे मान लो ये आपका कोई भी हुक है और ये हुक क्या है, लंबा इस तरीके से मुड़ जाता है। ठीक है, और ये क्या है, तट की ओर मुड़ गया, तो देखने में इसकी आकृति है वो कैसे लग रही है, जैसे आपकी जो हुक होती है वो इसी तरीके से तो होती है। तो तट से इसका जो जुड़ाव है, और लास्ट में जब ये क्या है, तट की ओर ही मुड़ जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, हुक कहा जाता है। देखो उसकी स्थलाकृति आगे बनाऊंगी, ये तो आप स्प्रिट का ही देख लो। ये क्या हो गया आपका स्प्रिट। स्प्रिट के बारे में बता देती हूँ आपको। जब सागरीय मलबा का निक्षेप होता है तो वह रोधिका के रूप में जल की ओर निकल जाता है। वह रोधिका के रूप में जल के आगे की ओर आगे की ओर और निकल जाता है। इसका एक सिरा तट से, दूसरा सागर तल की ओर खुला होता है। ठीक है, सागर की ओर इसका भाग क्या होता है, खुला हुआ होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले।
रोधिका हो गया, स्प्रिट हो गया। अब आता है हुक, जिसकी आकृति हुक के समान दिखाई देती है, वो क्या होता है आपका हुक होता है। हुक, हुक की स्थलाकृति है वो कैसे बनती है, देखो जिस तरीके से क्या होता है आपका जो इसका सिरा होता है आपका स्प्रिट का, वो क्या हो जाता है तटों की ओर क्या हो जाता है, झुका हुआ दिखाई देता है, या स्प्रिट जो तटों की ओर झुक जाता है, यानी कि जिस तरीके से आपका स्प्रिट है उसकी अगर स्थलाकृति को समझते हैं, देखो जैसे ये कोई भी एक स्थलाकृति है, ये कोई भी आपकी एक स्थलाकृति है, तरीके से क्या होता है, ये जैसे आपका क्या है सागरीय भाग है और ये स्थल भाग है। जब ये क्या होता है स्प्रिट यानी उसका एक हिस्सा जब क्या होता है आपका सागर तट से जुड़ा होने के बाद में सागर तटीय भाग की ओर ही क्या हो जाता है मुड़ना शुरू हो जाता है, वो क्या कहलाता है आपका हुक कहलाता है, या इसे कह सकते हैं हुक के रूप में इसे आपका स्प्रिट जो तटों की ओर झुका हो। जैसे मान लो ये आपका स्प्रिट था आगे की ओर निकला हुआ और ये क्या हो जाता है वापस तट की ओर झुक जाता है, उसे क्या कहा जाता है हुक कहा जाता है। तो इस तरीके से क्या है स्प्रिट जो तटों की ओर और झुक जाता है क्या कहलाता है हुक कहलाता है। इस तरीके से क्या है आपका हुक की स्थलाकृति है वो बनती है और इसका उदाहरण है हुक का स्प्रिट का वो जो हुक होता है हुक की छल्लों के समान आकृति को क्या कहा जाता है लूप कहा जाता है। यानी कि ये जो आकृति है ये जैसे मान लो यहां से आपका एक और हुक निकल गया और ये क्या है एक छल्ले के रूप में हो गया। जैसे मान लो ये इस तरीके से इस तरीके से ये तो क्या है आपका हुक है और ये क्या है लूप। इसे क्या कहा जाता है लूप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है क्योंकि हुक की छल्ले के समान आकृति को क्या कहा जाता है लूप कहा जाता है। ये जो इस तरीके से जो हुक बनते हैं उनकी आकृति क्या हो जाती है एक छल्ले के समान। इस तरीके से ये क्या हो जाता है
एक छल्ले के समान दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, लूप रखा गया। लूप छल्ले के समान आकृति लूप कहलाता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, रोधिका, फिर स्प्रिट बना, फिर स्प्रिट के बाद में हुक बना, हुक के बाद में लूप की स्थलाकृति का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से क्या है, आपकी निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का जमाव है धीरे धीरे शुरू हो जाता है, और इस तरीके से धीरे धीरे निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण है वो शुरू रहता है। आगे है संयोजी रोधिका। संयोजक रोधिका, देखो संयोजक रोधिका, संयोजक रोधिका का अर्थ होता है जुड़ना, यानी कि दो शीर्ष स्थल या किसी द्वीप को तटों से जोड़ने वाली रोधिका को क्या कहा जाता है, संयोजी रोधिका कहा जाता है। संयोजी रोधिका किस रूप में होगी, जिस तरीके से आपकी जब रोधिका जब होती है, जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि जो आपके तट होते हैं वो क्या होते हैं, आपकी जो तट निकले हुए होते हैं उन तटों को क्या है, एक संयोजी, यानी कि तट से दूर एक आपका क्या है, कटक का निर्माण होता है। और जब ये क्या है, दो तटों को इस तरीके से शीर्ष को जोड़ देती है, तो जो शीर्ष को जोड़ने वाली क्या कहलाती है, आपकी शीर्ष रोधिका कहलाती है। देखो उसकी स्थलाकृति बनाती हूं मैं आपको, तब समझ में आएगा। जैसे मान लो ये आपकी कोई भी एक स्थलाकृति है, देखो इस तरीके से क्या है, कोई भी एक आकृति है वो क्या कर रही है, दो तरह के तटों को जोड़ रही है, वो क्या कहलाती है, संयोजी रोधिका। या इस क्षेत्र के अंदर जो जुड़ाव होता है, जैसे दो शीर्षों को या दो द्वीपों को एक साथ में जब जोड़ती है, किसी द्वीप के तटों को जोड़ने वाली रोधिका को, जैसे ये क्या है, आपके तट हैं, ये कोई भी आपके तट है, और ये किसको जोड़ रहे हैं, ये आपकी रोधिका है, वो क्या है, इस तरीके से जुड़ी हुई है, ये जो तट है वो जुड़े हुए हैं, और ये आपके क्या है, रोधिका है। तो संयोजक का मतलब होता है जोड़ना, और रोधिका है वो क्या है, आपकी तट से दूर थी, लेकिन तट से दूर होने के बाद में जब ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती है और तटों को क्या है, जोड़ लेती है, इस तरीके से जोड़ लेती है, तो उसे क्या कहा जाता है, संयोजक रोधिका। संयोजक रोधिका, ठीक है, संयोजक रोधिका इसे कहा जाता है। तो क्या हो गई आपकी, किसी द्वीप को तटों से, किसी द्वीप को तटों से जोड़ने वाली
वाली जोड़ने वाली रोधिका को संयोजक रोधिका कहा जाता ठीक है, संयोजक रोधिका है वो कहा जाता है। इन दोनों को जोड़ने के लिए इसको क्या कहा जाता है, संयोजक रोधिका कहा जाता है। जैसे तट तथा रोधिका के बीच सागरीय जल जब बंद हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, लैगून कहा जाता है। जो क्या है, आपके खारे पानी की झील होती है। जिस तरीके से आपके चिल्का झील है उड़ीसा में, पुलकित झील है तमिलनाडु में, और केरल के अंदर बेम्बनड जो झील है वो आपकी केरल के अंदर है। यानी कि लैगून झील जो बनती है, निर्माण जो होता है वो इसी रूप के अंदर देखने को मिलता है कि जब तट तथा रोधिका के बीच सागरीय जल जब बंद हो जाता है, ये क्या है, आपका तट है और ये क्या है, आपकी रोधिका है। और यहाँ पे जब जल क्या हो जाता है, बंद हो जाता है सागरीय जल, तब किसका निर्माण हो जाता है, लैगून झील का, लैगून का निर्माण होता है। जिस तरीके से आपके उड़ीसा के अंदर लैगून झील जो पाई जाती है, उड़ीसा के अंदर आपकी लैगून झील, चिल्का झील, और आपका तमिलनाडु के अंदर पुलकित झील का निर्माण है, वो लैगून झील के ही उदाहरण देखने को मिलते हैं। और उसके बाद आपकी आती है टोम्बो। अगली स्थलाकृति आती है टोम्बो। टोम्बोलो स्थलाकृति। टोम्बोलो स्थलाकृति देखो किसे कहते हैं, तट से किसी द्वीप या किसी द्वीप को मिलाने वाली रोधिका को क्या कहा जाता है, आपका टोम्बोल कहा जाता है। जैसे मान लो आपका कोई भी द्वीप था या रोधिका थी, उसको किसके साथ मिलाते हैं, तट के साथ। तट से किसी द्वीप को रोधिका के द्वारा जो मिलाया जाता है वो टोम्बोल कहा जाता है। जैसे मान लो एक स्थिर रूप बनाती हूं मैं आपको समझाने के लिए। इस तरीके से आपकी कोई भी स्थलाकृति का निर्माण है, ठीक है। और ये जब क्या है, आगे की ओर निकलती है, और यहाँ पे आपका एक द्वीप है, ठीक है, और टोम्बोलो, ये क्या है, टोम्बोलो। ऐसे ही यहाँ पे ये द्वीप है, ये क्या कहलाएगा, आपका टोम्बोलो। ठीक है, ये आपका क्या है, सागरीय भाग है। और सागरीय भाग में जो द्वीप बनते हैं वो क्या है, आपकी रोधिका या संयोजक का आपका रोधिका का निर्माण करती हैं। इन्हें अपन रोधिका कह सकते हैं, द्वीप कह सकते हैं। जब ये क्या है, तट से आपका किसका मिलान करती है, किसी तट से किसी द्वीप, यानी कि ये द्वीप है, इसे अपन रोधिका भी कहते हैं, और ये आपका तट है। और इन तट के बीच में जब मिलान होता है, जब ये मिलती हैं, तो आपकी क्या बन जाती है, ये जो स्थलाकृति है, ये जो हिस्सा है, ये जब ये बन जाती है, द्वीप को जोड़, एक तट और एक द्वीप दोनों को जब जोड़ती है, उसे क्या कहा जाता है, टोम्बोलो कहा जाता है। जब लिख देती हूं मैं, तट से किसी द्वीप, तट से
किसी द्वीप को मिलाती है, मिलाने वाली रोधिका। मिलाने वाली रोधिका क्या कहलाती है? मिलाने वाली रोधिका को टोम्बोलो कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका टोम्बोलो कहा जाता है। तो इस तरीके से क्या है आपकी स्थलाकृति का निर्माण होता है। उसके बाद आता है पुलीन। पुलीन का निर्माण देखो कैसे होता है। सागरीय तटीय भागों में, जब सागरीय तटीय क्षेत्र जो होते हैं वहां पे क्या हो जाता है, मध्य भाग में तटीय रेखा के समुद्र के तटीय भाग के मध्य में क्या हो जाता है, बालू, बजरी, गोलाश्म के अस्थायी जमाव को क्या कहा जाता है, पुलीन कहा जाता है। जब भी आपका निक्षेप होता है तो निक्षेप क्या हो जाता है आपका मतलब स्थायी ना होके स्थायी होता है। और उसमें किसकी मात्रा होती है, बालू की, गोलाश्म की, बजरी की, इनकी क्या होता है आपकी क्षमता है, इसका अवसाद है, मलबा है, वो पाया जाता है। लेकिन ये क्या होता है पुलीन, ये एक जगह स्थायी नहीं होता है, अस्थायी होता है। उसे क्या कहा जाता है, पुलीन स्थलाकृति कहा जाता है। सागरीय तटीय भागों में, सागरीय तटीय भागों में, सागरीय तटीय भागों में भाटा जल स्तर और समुद्र तटीय रेखा तटीय रेखा के मध्य बालू, बजरी, गोलाश्म आदि अस्थायी जमाव के रूप में मिलते हैं, उसे पुलीन कहा जाता है। तो इस तरीके से क्या है आपकी स्थलाकृतियों का निर्माण है वो होता है। आगे बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अगली स्थलाकृति आती है आपकी और इसका अगर उदाहरण देखा जाए तो भारत के पश्चिमी तटीय भाग में पुलीन की बात करें तो जुहू पुलीन मुंबई तट के पास में, गोवा तट के पास में कोलंबा, और इस तरीके से ये उदाहरण के रूप में पाई जाती हैं। पुलीन जो होते हैं वो मुंबई और गोवा तट के पास में उदाहरण के रूप में देखने को मिलती है। ऐसे ही आपके चेन्नई के अंदर आपके मेरीना पुल पाया जाता है। उसी के साथ साथ विशाखापट्टनम में पूरी पुलीन है देखने को मिलता है। विशाखापट्टनम उड़ीसा के अंदर भी आपका पूरी पुलीन है वो देखने को मिलता है। उसके बाद आता है समुद्र तट, समुद्रीय तट। समुद्री तट में क्या होता है, समुद्री तरंगों द्वारा तट रेखा में निरंतर बदलाव होता रहता है। अवरोधी चट्टानों की प्रकृति के अनुसार ये जो तट होते हैं वो मुख्य रूप से अलग अलग रूपों के अंदर पाए जाते हैं। देखो समुद्री तट है वो आपके
जो सागरीय लहरें होती हैं, धाराएं जो होती हैं, उनसे क्या है अलग अलग रूपों के अंदर बनते हैं। जैसे आपका सबसे पहला तट है फियोर्ड तट, उसके बाद आपका आता है फियोर्ड तट के बाद में रिया तट, रिया तट, और उसी के साथ साथ में आपका आता है निर्गत समुद्री तट, समुद्री तट। इस तरीके के क्या है अलग अलग रूप के अंदर क्या है सागरीय लहरों जो धाराएं जो होती हैं उनके रूप में आपके अलग अलग समुद्री तट हैं वो देखने को मिलते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं फियोर्ड तट की। फियोर्ड तट है आपके उच्च अक्षांशों में क्या होता है जो आपका हिमानी के द्वारा बनने वाली एक स्थलाकृति है, और ये क्या है उच्च अक्षांशों के अंदर देखने को मिलते हैं। उच्च अक्षांशों में भी क्या होता है हिमानीकृत घाटियों को क्या कहा जाता है फियोर्ड कहा जाता है। यानी कि उच्च अक्षांशों में हिमानीकृत जो घाटियां होती हैं उनको फियोर्ड कहा जाता है। किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे उनका अंश धंस जाने से फियोर्ड तट का निर्माण होता है। जिस तरीके से नॉर्वे को फियोर्ड तट का देश है कहा जाता है। देखो जो फियोर्ड तट होता है उसकी आकृति इस रूप में होती है। ये क्या होता है आपका उच्च अक्षांशों में देखने को मिलता है। नॉर्वे को जैसे ही आप मैप के अंदर नॉर्वे देश को देखोगे तो उसकी आकृति इस तरीके से नहीं है, उसकी आकृति इस रूप में देखने को मिलती है। तो नॉर्वे देश को क्या है फियोर्ड के रूप में माना जाता है कि जो आपका फियोर्ड नॉर्वे देश है वो फियोर्ड तटों का देश है, उसकी उपमा इसे दी गई है। यानी कि जो कटा फटा रूप में इस तरीके से। और कौन से अक्षांशों में उच्च अक्षांशों के अंदर आपका जल से मग्न यानी कि जल में डूबा हुआ क्षेत्र होता है, हिमानीकृत घाटियों के रूप में देखने को मिलता है। दूसरा आपका आता है रिया तट। यह नदी के अपरदन द्वारा निर्मित घाटी के समुद्र द्वारा जल मग्न होने से बनता है। इसकी गहराई समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती चली जाती है। देखो रिया तट के लिए कहा जाए तो ये नदियों के अपरदन द्वारा निर्मित घाटी के समुद्री भाग होते हैं। यानी कि ये क्या होता है नदी के द्वारा बनने वाली घाटी के द्वारा इसका निर्माण होता है, और जब इस घाटी के अंदर समुद्र का पानी चला जाता है तो वो क्या होता है वो घाटी समुद्र के अंदर जलमग्न हो जाती है, जल में डूब जाती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है रिया तट का नाम दिया जाता है। और उदाहरण के रूप में भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसमें जो पश्चिमी घाट है उसका जो उत्तरी भाग है वो क्या है आपका इसका उदाहरण के रूप में देखने को मिलता है। ऐसे ही आपका दक्षिणी पश्चिमी आयरलैंड का जो तट है वो भी क्या है इसका उदाहरण रिया तट का उदाहरण है देखने को मिलता है। जैसे कहा जाए कि भारत के अंदर आपके रिया तट के उदाहरण के रूप में तो रिया तट का उदाहरण है भारत का पश्चिमी भाग, पश्चिमी तट, और पश्चिमी तट में भी क्या है आपका उत्तरी तट है वो रिया तट का उदाहरण है देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है नदियों के द्वारा बनाई गई जो घाटी होती है उसके अंदर समुद्र का पानी है पूरा चला जाता है और ये क्या हो जाता है जलमग्न हो जाता है, पानी में डूब जाता है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया रिया तट का नाम रखा गया। निर्गत समुद्री तट सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में किसी स्थल खंड के ऊपर उठ जाने अथवा समुद्री जल स्तर के नीचे गिरने से निर्मित तटों को निर्गत समुद्री तट कहा जाता है। यानी कि क्या हो जाता है कभी कभी समुद्री तटीय क्षेत्र के अंदर कोई भी स्थल भाग या तो क्या हो जाता है ऊपर उठ जाता है या क्या है नीचे धंस जाता है, और उसे ही क्या कहा जाता है निर्गत समुद्री तट कहा जाता है। समुद्री भाग के अंदर आपका कोई भी स्थल भाग जो होता है या तो क्या होए ऊपर उठ जाता है या नीचे धंस जाता है, उसे ही क्या है निर्गत समुद्री तट कहा जाता है। वैसे उदाहरण के रूप में गुजरात का काठियावाड़
तट है वो क्या है, इसका उदाहरण देखने को मिलता है। तो इस तरीके से क्या है, सागरीय जल से निर्मित होने वाली स्थलाकृतियां, निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन कौन से समुद्री तट हैं वो बनते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।